बातचीत बंद कर दो अब। एकदम बातचीत नहीं। ओए लड़की फर्स्ट बेंच, आगे बैठ के बात कर रही हो तुम? तो कल का टेस्ट कैसा हुआ जी? आप लोग टेस्ट के बाद आंसर की लेके जाते हो या नहीं? आंसर की मिलता है तुरंत? प्रॉपर का क्या? तुम लोग का नहीं लगा हुआ था? नीचे नोटिस बोर्ड पे देखे थे? ठीक है, आगे से लग जाएगा। वैसे तो लगता है मे बी उस टाइम पे लगाया ना उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कल तो फिर आप लोग मैच कर नहीं पाए होगे। आंसर की ऐप पे आया? तो किसने किसने नहीं, रिजल्ट नहीं पूछ रहा मैं, पहले जो पूछ रहा हूँ बताओ। आंसर की ऐप पे आ गया? किसने किसने चेक किया मेरा कौन सा गलत था कौन सा सही हुआ? हैंड रेस करो, किसने किसने वापस से चेक किया कि मेरा कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ? बस यही 3-4 लोग। तो आप लोग पैटर्न ही गलत चल रहा है ना आपका। अब आपने टेस्ट दिया, फिर आपको अंदर से वो क्या बोलते हैं वो, चुल बोलते हैं ना, चुल नहीं हो रहा है कि कौन सा मेरा सही हुआ कौन सा गलत हुआ मैं चेक करूं। तो आपको होना चाहिए। अगर ये सब आपको आप पैटर्न नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब आप टेस्ट को सीरियसली नहीं दे रहे हो। बस टेस्ट दे दिया, जो हुआ हुआ, हमें क्या करना वाला हाल है। तो आप लोगों को जब आंसर की आया करे तो आप चेक किए करिए कि आपने कौन सा सही किया था और कौन सा गलत। फिर जब जो गलत आपका हुआ उसको वापस ट्राई किया किसी ने? फिर मान लो गलत पता चल गया कि ये 4 क्वेश्चन गलत हुए मेरे, तो उनको वापस ट्राई किए? नहीं। तो आप हमेशा ये काम करके आया करिए। आपका संडे को टेस्ट हुआ, आंसर की कब आता है, आज आया कल ही आ गया था? तो आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा, सेम डे आंसर की आ गया। उसके बाद फिर आप चेक किया करिए सारे सब्जेक्ट में कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। जो गलत हुआ उसको वापस से एक बार ट्राई करो, फिर अगले दिन तो टेस्ट डिस्कशन हो ही जाएगा। चलिए तो लाएं आप लोग पेपर वगैरह लाएं, टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। लाए हो पेपर कि नहीं? चलो निकालो, फटाफट बताते जाओ कौन कौन सा आपको पूछना है। डाउनलोड्स में होगा ना? कम इन। यहां से शुरू है? चलो बताओ। अब बातचीत एकदम बंद कर दीजिए और फटाफट मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या है, क्या पूछना है। 46 से 60, क्वेश्चन नंबर 46 to 60। हाँ, जो भी आपका गलत हुआ है वो फटाफट बोल दीजिए मुझे, जो भी पूछना हो मैं बताता हूँ। 46 से 60, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, सारा सही हो गया है। 56, और बताइए। 56 आपका डाउट है? 56 इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दिया है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये रेडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। आप करने को आप कर लोगे, बट ये क्वेश्चन रेडॉक्स चैप्टर में आता है। आप लोग रेडॉक्स जब पढ़ेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां पे। 56 के अलावा और कोई डाउट नहीं? आइए समझिए 56 कैसे करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हो? नाम सुने हो? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना कुछ, तो उसमें जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस पे रिडक्शन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या मैं पढ़ा रहा था आपको, अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था क्लास में, जितने इक्विवेलेंट एसिड के होंगे उतने इक्विवेलेंट बेस के, ही होता है ना। और क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस केवल एसिड बेस रिएक्शन पे लगता है? कोई भी रिएक्शन हो सब में यही कहानी है। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ये कह रहे हैं कि K2Cr2O7, how many moles of K2Cr2O7 can be reduced by 1 mole SN2 plus in acidic medium? आप ऐसे क्वेश्चन करे थे, बट आप एसिड बेस के लिए किए थे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि how many moles of H3PO4 will be required to react with 1 mole calcium hydroxide etc etc। इवन फ्राइडे रिवीजन में भी ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि एसिड या बेस में से किसी एक का मोल दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, तो वहां पर क्या करते थे आप? पहले का एन फैक्टर, पहले का मोल बराबर दूसरे का एन फैक्टर, दूसरे का मोल, ये करते थे ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का नहीं है, इसको देना नहीं चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं किसने पेपर बनाया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन से दो लोग हैं? K2Cr2O7 और दूसरा कौन है? SN2+। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसका इक्विवेलेंट बराबर इसका इक्विवेलेंट, है ना। फॉर्मूला अभी भी वही है, N1 इंटू मोल 1 बराबर N2 इंटू मोल 2। एसिड बेस के केस में एन फैक्टर्स क्या हुआ करते थे? उनके रिप्लेसेबल H+ और OHN। रेडॉक्स वाले टॉपिक में बस, अब ये टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था, आप ये कर ही नहीं पाते कभी भी। अब जैसे यहां पर SN के लिए क्या कहानी है, वैसे तो ये तुम्हें बैलेंस रिएक्शन दिया है, इसमें इसका जरूरत ही नहीं है शायद, देखना जरा, ये तो आपको बैलेंस रिएक्शन दे ही रखा है, तब क्या जरूरत है। ये कह रहा है कि 1 मोल SN2+ के लिए K2Cr2O7 के मोल, तो यहां पर SN2+ के कितने मोल हैं? 3 मोल। तो K2Cr2O7 के कितने मोल हैं? 1 मोल। तो 1 मोल SN2+ के लिए कितना हो जाएगा? अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, क्योंकि अभी मैं दूसरे तरीके से बताता, वहां पर आपको ये बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया रहता। ये बोलो ना, अगर हम बैलेंस रिएक्शन लिख दें तब, तुम इसी क्लास में हो, अगर बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता है ना, तब तो पता रहता है कि एसिड के इतने मोल दिख रहे हैं और बेस के इतने मोल। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कब मेनली लगता है? जब हमारे पास बैलेंस रिएक्शन नहीं हो, है ना। तो यहाँ तो रिएक्शन बैलेंस दे ही रखा है, तो फिर आपको रेडॉक्स वाले टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो 3, 14, 3, 2, 7 है ना, ये नहीं लिखा होता, केवल आपको क्या लिख देता, रिएक्शन, कौन सा, स्केलेटन, तब किसकी जरूरत पड़ती है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की। बट इन्होंने आपको सब कुछ सजा के दे रखा है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि 2A प्लस 3B गिव्स 4C, अब मैं तुमको बोलूं कि 1 मोल B के लिए बताओ कितने मोल A की आवश्यकता होगी, तो अब तो मैं तुम्हें बैलेंस रिएक्शन दे रखा हूं ना। ये क्या बोल रहा है आपसे कि अगर 3 मोल किसके होते B के, तो 2 मोल किसके लगते, A के, तो 1 मोल B के लिए कितना लगेगा, 2/3 मोल A। अगर बैलेंस रिएक्शन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को बताओ, SN2+ के कितने मोल हैं? 3। और K2Cr2O7 बेसिकली कौन है? जैसे मैं तुम्हें H2SO4 बोलूं या फिर SO4-2 बोलूं, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो K2Cr2O7 के कितने मोल हैं? 1। तो 3 मोल SN2+ के हैं, तो 1 मोल किसका है? K2Cr2O7। तो 1 मोल SN2+ के लिए पूछा है, देखो, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1/3। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वन। और जब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर तुम्हें बैलेंस रिएक्शन ही नहीं पता होगा। क्या हुआ? जब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बैलेंस रिएक्शन पता नहीं होगा, तब क्या लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। फिर आ रही है बात समझ में कुछ? जैसे चलो मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको बता ही रहा था ना, तो थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। तो जैसे देखो यहाँ पे है क्या, SN2+ से कहाँ जा रहा है, SN4+ में। तो SN का एन फैक्टर कितना है? अब जब ऑक्सीडेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एन फैक्टर का मीनिंग पता है क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ए सुन रहे हो? सॉल्ट में एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, टोटल H+ आयन। बेस में एन फैक्टर क्या होता है? तो आपको यही ना सिखा रहा था कि एन फैक्टर का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो वैसे ही जब अपन रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एन फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन संख्या में कितना चेंज आया। तो SN+2 ये ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 से क्या बन रहा है, कितने का चेंज आया, 2 का। तो SN के लिए एन फैक्टर कितना है, 2। और तुम अभी बस याद रखो K2Cr2O7 का एन फैक्टर आता है 6। ये आपको जब रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तो रटा होगा, ये आपको सबको रट जाएगा ये सब। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 6। अब फॉर्मूला लगाओ, K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 इंटू इसके मोल बराबर SN2+ का एन फैक्टर 2 इंटू इसके मोल 1। तो यहां से मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कितने आ रहे हैं, 2/3, 6 1/3। और हमें यहां पे लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, फिर से बताओ।
क्योंकि बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो वैसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको तो सारा बैलेंस रिएक्शन ही दे रखा था। ए बोलो ना यार, अगर तुम्हारे पास बैलेंस रिएक्शन है तब तो तुमने क्या पढ़ा हुआ है, SN2 प्लस के मोल बटे एन स्टोइकियोमेट्रिक 3, K2Cr2 7 के मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका मोल 1 दिया है, 1/3 बराबर मोल्स ऑफ K2Cr2 7, आंसर ऐसे ही आ गया। ये तो तुम पढ़े हुए थे। ए बगल वाला लड़का, तुम सो रहे हो तो सीधे बैठो, एकदम स्ट्रेट। चलो टिल 60, टिल 74, जो भी डाउट है फटाफट बता दो, फिर डिस्कस करता हूं। टिल 74, डाउट भी नहीं पूछ रहे। टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था, खड़े होइए। टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था? सब लोग दिए हो? तुम दिए थे आयुष टेस्ट? सब लोग दिए हैं टेस्ट, अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। आप टेस्ट एकदम मिस मत कीजिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, 73 तक। 67 कहाँ है? 67 और कोई डाउट? 67 क्या कह रहा है? 20 molecules of SO3 will weighs how much molecule of oxygen atom, बताओ। 20 molecules will weighs how much molecule of oxygen atom? बताइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है? 67, 67 ही तो बता रहा हूँ, यही ना है 67। आपने अभी डाउट कौन सा पूछा है, किसने पूछा था? कौन सा? तुम कौन सा पूछ रहे हो? 67 एंड 70। चलिए बताइए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 20 molecules of SO3 weighs how much molecule of oxygen gas, मीनिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर वो समझ में आएगा तभी ना सोल्यूशन पे जाएंगे। बताओ, कौन बताएगा? बताओ। तुम बताओ। क्वेश्चन का मीनिंग जब तक आप नहीं समझोगे तब तक तो नहीं सॉल्व होगा ना। मीनिंग क्या बोल रहा है वो बताइए। SO 20 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? SO3 के, उनका कुछ मास है और वही मास किसके बराबर है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के। तो बताओ कैसे करें? दोनों के मासेस क्या हैं? दोनों के मासेस क्या हैं? सेम। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि SO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 20 हैं, ठीक। तो कह रहा है कि इसका जो भी मास है, इसका मास किसके बराबर है? मास ऑफ ऑक्सीजन के। और इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन शॉर्ट दोनों का मास क्या हो गया? सेम। अब मास किस पे डिपेंड करता है? मास किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपके पास मोल्स बराबर क्या होता है? वेट बाई मोलर वेट, तो यहाँ से मास कितना आ गया? मोल्स इनटू मोलर मास। तो आपको दोनों के वेट क्या कर दे रहा है? इक्वल। तो दोनों के वेट अगर इक्वल होंगे तो पहले का मोल इनटू पहले का मोलर मास बराबर दूसरे का मोल्स इनटू दूसरे का मोलर मास। तो पहले के मोल कितने हैं? मोल कैसे निकलता है? मेरे पास मॉलिक्यूल पता है, डिवाइडेड बाई क्या कर दूं? एवोगैड्रोस नंबर इनटू मोलर मास। SO3 का कितना होता है? 80। पक्का? बराबर सेकंड के लिए मोल्स कितने हैं? यही पूछ रहा है आपसे, सेकंड के लिए मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। बोलो ना यार। तो इसका मॉलिक्यूल अपॉन कितना हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर इनटू ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। Na से Na कट गया, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 32। इसको सॉल्व करो, जो भी आ रहा हो। कितना? कितना आ जाएगा? 50। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक सोल्यूशन थोड़ी नहीं होगा। समझे क्या बता रहा था मैं?
आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना मास 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 का है उतना ही मास किसका है, ऑक्सीजन का। बताओ ऑक्सीजन वाले सैंपल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों का क्या इक्वल है, मास। मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। ठीक है, फिर से कर रहा हूं। तो मोल अब कैसे निकलता है, अगर मॉलिक्यूल पता है तो गिवन मॉलिक्यूल बटे एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास SO3 का 80 बराबर ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल कितना होगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू कितना 32। ये खल्लास हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 50। किसने किसने क्वेश्चन सही किया है, हैंड रेस करिए। बस 3 लोग, तुम्हारे भी तो शर्म आ रहा है तुमको हाथ रेज ऊपर करने में। तुम्हारा भी सही है, अच्छा। बाकी लोग ने नहीं किया क्वेश्चन, क्यों जी, तुम एक पीछे वो चश्मा वाला लड़का, तुम्हारा भी नहीं सही हुआ ये। तो हैंड रेस तो नहीं किए थे अभी। 50 आया था ना, बस कहीं से भी निकालो, इसका देख के लिखो, बगल वाले का देख के लिखो, अपने दिमाग से लगाओ, 50 आना चाहिए। चलिए कौन सा पूछ रही हो तुम, अगला लड़की 70। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। किसका क्वेश्चन, तुम्हारा। पढ़ ही नहीं रही हो तुम, केवल फर्स्ट बेंच पे बैठती हो, बहुत दुख वाली बात है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज निकालना, तुम एकदम लेक्चर 1 का क्वेश्चन पूछ रही हो, एकदम दांत नहीं दिखाना है। 3 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, कुछ 1000 रुपया हुआ, इसमें बी का 50 रुपया था, बी का परसेंटेज कैसे निकालोगी बताओ। ABC 3 लोगों ने 1000 रुपीज इकट्ठे किए हैं, उसमें बी के 50 रुपए हैं, बी का परसेंटेज कितना होगा, कैसे निकालोगी। रिलैक्स होके बताओ, कोई सजा नहीं दे रहा हूं तुमसे पूछ के। बी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 50 माइनस, परसेंटेज निकालना ही नहीं आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकलता है, CO2 में कार्बन का परसेंटेज पूछा है, तो CO2 में कार्बन 12 ग्राम है। बहुत बहुत खराब हालत है, आप लोग फिर पढ़ नहीं रहे हो बच्चों एकदम। कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम, टोटल मास कितना है 44। आउट ऑफ 44 ग्राम CO2 कार्बन कितना ग्राम है 12 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर पूछा जाएगा तो ये होगा कार्बन का मास बटे टोटल मास इनटू 100। सॉल्व करेंगे, जो आ रहा होगा वही आंसर होगा। कितना आ रहा है 27.27%। बेटा आपने बहुत ज़्यादा ही बेसिक डाउट, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो तब तो आपका टेस्ट हद से ज़्यादा घटिया हुआ होगा। चलिए बताइए, डाउट जो आए वो पूछो, वो अलग बात है, मैं थोड़ा बहुत डांटूंगा तो ठीक है, डांट रहा हूं तो क्या हो गया, लेकिन आप अपने डाउट ज़रूर पूछिएगा। टिल 74, ये किसी और का गलत हुआ है परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला। यार ये तो बेसिक चीज है, ये आपका नहीं गलत होना चाहिए। ये गलत अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा दुख होना चाहिए। मैं जो डांट रहा था वो दुख की वजह से डांट रहा था कि इसमें भी गलती हो रहा है, समझ रही हो। टिल 74, देखो ये टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन आया क्या, नहीं यूनिट आया है, हम लोग यूनिट पे बार बार बात कर रहे थे ना क्लास में आगे। टिल 90, 75 से 90, 75 टू 90, कौन सा। पूछ क्यों नहीं रहे हो डाउट तुम लोग। 75, ये तुमसे भी आगे है। तुम्हारा डांट वापस लेता हूँ, सारा उस पर चढ़ा दो अब। ये 75 पूछ रहा है, 75। खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो। B10, B11, ये 80, ये 20% है और ये 80% है। बोरॉन का मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास। कुछ पढ़े हो, कुछ याद है तुमको क्या। उस समय नहीं आ रहे थे।
उस समय समझ में नहीं आया था तो तुमने बाद में पूछा कभी। बैठ जाओ, आप लोग सीरियस नहीं हो बच्चों। डेली कोचिंग आने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कैसे निकलता है एवरेज मास? क्या तरीका होता है, कौन बताएगा? वॉइस में बताओ। हाँ सिंपल सा बोलो, मास इनटू पहले का मास, पहले का परसेंटेज, दूसरे का मास, फिर डिवाइडेड बाय 100। वेरी गुड। आप लोग बहुत बेसिक चीज़ों में अभी तो फंसे हो, फिर चैप्टर कैसे पढ़ोगे भाई? चैप्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। आप लोग जब इन्हीं चीज़ों में फंसे हैं। अभी नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। ये नियॉन के क्या हैं? 20, 21 और 22 आर द 3 आइसोटोप, रेस्पेक्टिव मासेस आर 20, 21 एंड 22। आगे इनका रिलेटिव एबंडेंस दिया है, बोले तो ये रिलेटिव एबंडेंस जो दिया है ना 0.9051, बोले तो ये कितना है? 90% है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का गलत होने का चांस है बहुत लोगों का। अगर आपने यही लिया होगा और डिवाइडेड बाय 100 किया होगा तो गलत आ रहा होगा। हमें क्या पता है, परसेंटेज में चाहिए होते हैं ना। यहां तो कोई परसेंटेज एक से ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये कौन से स्केल पे बात हो रहा है? आगे परसेंटेज नहीं लिखा है ना, ये विदाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 है। बट अगर मैं डिवाइडेड बाई 100 कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए होता है? परसेंटेज। ये बोलो ना भाई। तो आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन सब में क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई और इसको किस में चेंज करो, परसेंटेज में। दूसरा ऑप्शन कौन बताएगा क्या है? डिवाइडेड बाई। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको फॉर्मूला यही ना पता है? पहले का मास, पहले का परसेंटेज, दूसरे का मास, दूसरे का परसेंटेज, डिवाइडेड बाई 100। ये तो पहला तरीका। इस तरीके में हमें हमेशा क्या चाहिए होगा? परसेंटेज अबंडेंस चाहिए, परसेंटेज अबंडेंस। और अगर आपको परसेंटेज अबंडेंस नहीं दिया है, मान लो फ्रैक्शन में दिया है, तो डिवाइडेड बाई 100 मत लिखो, कितना लिखो? 1। मोल फ्रैक्शन याद करो, 100 का मल्टी, जैसे 0.8 दिया है, 0.8 का मतलब क्या है यार भाई लोग? 80% है। तो अगर तुम पर अबंडेंस में, मतलब रिलेटिव अबंडेंस में बातें करो, तब डिवाइडेड बाई 1 रखना। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला कौन है? 20। तो 20 इंटू 0.9051 प्लस 21 इंटू 0.0027 प्लस 22 इंटू 0.0922 डिवाइडेड बाई क्या लिखना? 1। या फिर व्हाट कैन बी द दूसरा तरीका? दूसरा तरीका विल बी 20 इंटू 90.5 प्लस 21 इंटू, बोलो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 0.0027 का मतलब 0.27 प्लस 22 इंटू, जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.2 डिवाइडेड बाई कितना? 100। ये सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो भाई? समझे कि नहीं समझे? इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लास में खूब बताया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी जो मैं लिखा था, B10 B11। अब मान लो मैं बोल दूं कि रिलेटिव अबंडेंस 0.2 और 0.8 है, जिसको मैंने क्लास में क्या पढ़ाया है? 20% एंड। तो अगर परसेंटेज में खेल रहे हो तो कैसे खेलोगे? 10 इंटू 20 प्लस 11 इंटू अपॉन। और अगर तुम्हें अबंडेंस इसमें खेलना है तो कैसे खेलोगे? अब आप 10 इंटू 0.2 प्लस 11 इंटू 0.8 अपॉन। अब सॉल्व दोनों में करके देख लो, करके दिखाऊं? दोनों का आंसर सेम आएगा, करके दिखाऊं? बोलो। अरे यार, जो अपन देखो, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा? ये 200 आ गया प्लस 11 8 जा 88 8। अच्छा 88 ही तो आ रहा है ना। और ये 0 अपॉन 100 कितना आ गया? ये 8 0 और 8 2 10 बटे 100 कितना आ गया? 10.8। पक्का भाई लोग? अगले वाले का सॉल्व करिए। 10 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा? 0.2 प्लस 11 इंटू 0.8, 11 8 जा 88, 8.8 सही कर रहा हूं? 11 8 जा 88 कितना आ गया ये? अरे ये 2 आएगा ना, 100 इंटू 0.2 विल बी 2। कितना आ गया ये भी? 10.8। ये भी कितना आ रहा है? दोनों चीजें एक ही हैं।
मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.2 कितना हो गया 20, 0.8 कितना हो गया 80, और नीचे क्या बच गया 100, और नीचे वाले में नहीं कर रहे हैं। तो आज के बाद ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये किसका किसका सही हुआ 75, नाइस। इसमें कुछ गलत करने का स्कोप ही नहीं है। स्टिल मैं आपको लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा ही बता दिया, बस ये बताना था कि परसेंटेज में दिया है तो क्या करना है, नीचे 100 से डिवाइड, और अगर विदाउट परसेंटेज दिया है तो नीचे 1 से डिवाइड। टिल 90 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देख के भी निकल जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके आसपास ही ना आएगा। वेरी गुड, तुम स्मार्ट हो चुके हो फिर, नाइस। आपको ऑप्शन देख के भी हो जाएगा, मैं आपको आंसर की बात ही नहीं कर रहा था। देखो 0.336, 18 और 20, अब नियॉन का मास सारे जो है वो सब 20, 21, 22, 90% कौन है 20, और 9% कौन है 22, तो मास फॉर श्योर 20 से तो क्या आएगा ज्यादा। ऑप्शन से आप कर सकते हैं, और मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको तरीका बता रहा था। चलिए टिल 90, टिल 90 कौन सा, नहीं पूछना, नो डाउट टिल 90। शुरू करूं फिर क्लास? पता नहीं आप लोग डाउट तो पूछे ही नहीं, पता नहीं टेस्ट कैसा हुआ है क्या हुआ है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया कि आपने क्या किया है। डाउट पूछते तो पता भी चलता कुछ। चलो बातचीत बंद। एक सेकंड थोड़ा सा काम कर लिया जाए, ये रोज रोज इसको डिलीट करना होता है, इससे बढ़िया है इसको हटा देता हूँ आज। चलो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग पीरियोडिक टेबल में? नोटबुक बंद रहने दो, नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद कीजिए। बताइए एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनएस, ग्रुप नंबर 1 और 2, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सारे कैसे हैं मेटल। इसको क्या बोलते हैं अल्कैली मेटल, इसको क्या बोलते हैं अर्थ मेटल। ठीक है, यही सारी बातें आपने जाननी है। फाइन, पी ब्लॉक के लिए बताइए NS2 1 से सारी बातें बोलते जाइए। ग्रुप 13 टू 18, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड क्या क्या होता है। मैंने तुम्हें एक दिन एक काम बोला था शायद, तुम लोग याद दिलाए मेरे को अगले दिन। मैं पूछा नहीं क्या होता है, तुम्हें ना बोलना चाहिए था, होमवर्क मिला था तो। अभी याद दिलाना, मेटलॉइड लिख लेंगे, पूछेगा आपको एग्जाम में, एकदम याद रखिएगा। अभी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं। तो पी ब्लॉक में सब मिलते हैं। आपको एक दिन दिखा रहा था ना, ऐसा एक ट्राइंगल टाइप का डिवाइड कर रहा था, इधर वाले एलिमेंट मेटल थे, इधर वाले नॉन मेटल, और बीच में ही क्या आता है मेटलॉइड्स। वेरी गुड, नाइस। फिर सबके नाम याद है। 18वें ग्रुप को क्या बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस। 17 ग्रुप को 16th, 15th, 14th, अब बस फैमिली चलता है। 14th इज, अच्छा ये निक्टोजेंस तो हो गया ना, फिर 14th इज कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। ठीक है, मैं तुम्हें रैंडमली पूछ दूं कि बताओ ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, वेरी गुड, नाइस वन। P, ये यहां से शुरू है ना, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। डन है यहां तक सब कुछ। P ब्लॉक के लिए भैया दिलाइए फटाफट। आपको
आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे ही पढ़ना है, एकदम पॉइंट्स में रिवाइज करते रहो सारे। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS कौन से एलिमेंट है जिसमें NS 0 था? वेरी गुड, नाइस। NS1 कहाँ होता है? कोई एक दो एग्जांपल बताओ। क्रोमियम एंड कॉपर। आ रही है बात समझ में? तुम लोग को रैंडम चुपके से बोल देगा कि Z बराबर 24 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो प्लीज आप ये भूलिए मत। आज कोई डाउट पूछ रहा था, वो भूल गया था। आपको भूलना नहीं कि अगर 24 पूछ रहा है तो वो हमेशा क्रोमियम, और क्रोमियम का हमेशा यही होगा। ये नहीं कि तुम 24 नॉर्मली भरते तो क्या आता 3D4 एंड 4s2, तो ये ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और आप ये टिक कर दोगे कई सारे लोग। अब याद रखो कि 24 और 29 के लिए बात अगर हो रहा है तो वहां पर हमेशा कौन सी बात होगी? बिना कहे। वो एक्सेप्शन कहने पे थोड़ी नहीं लग रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन लगा हुआ है ना। तो उसके लिए जनरल जो डेटा है वो डेटा D5 और D10 का ही है। अरे बात समझ में? तो मत भूलिए आप लोग। चलिए, डी ब्लॉक को और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से 12, ऑल आर मेटल। इसमें सारे मेटल हैं। एस ब्लॉक में सारे मेटल हैं, डी ब्लॉक में सारे मेटल हैं, पी ब्लॉक में तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एफ ब्लॉक के बारे में बताओ। सब में मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट में डी क्या आता है? 1। याद करो, पीरियोडिक टेबल में पहले कौन भरते थे हम लोग? 58, उसके बाद 59, 59 के बाद 60, सब भरा जाएगा। बट उसमें भी जैसे मान लो कहीं पर D1 आ रहा है और F6 आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा? F6 वाले को फिर से क्या ड्रामा हो गया कि मुझे F7 में चेंज कर दो तो मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा। तो F7 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? तो ये D क्या हो जाता है? 0, और F क्या हो जाता है? 7। तो दैट इज वाई D1 एज वेल एज क्या होता है? 0। ऐसे ही डी ब्लॉक में तो हमेशा S2 था, बट कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? D में, सो दैट D4 से क्या बन जाता है? D5। S1 का एक्सप्लेनेशन, और पैलेडियम इज द एग्जांपल जिसमें S0 था। क्लियर है यहां तक सारी बात? तो बस शायद इतना ही तो पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग। और हाँ, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़े थे, बट सब नहीं रिवाइज कराऊंगा। एटॉमिक नंबर दिया हो तो क्या आपको उसका पोजीशन निकालने आता है? बताओगे कोई एक आध क्वेश्चन? पक्का नहीं बता पाओगे तुम लोग, ध्यान से कुछ पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे बताओगे? 65 के लिए बताओ। एटॉमिक नंबर 65 क्या पढ़े थे अपन? 58 से 71 कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। फिर 90 से 103 कोई लॉजिक नहीं लगेगा। पीरियड 6 ग्रुप 3, पीरियड 7 ग्रुप 3। पक्का? चलो 48 के लिए बताओ। 48 का ग्रुप पीरियड ब्लॉक, 3 डेटा बताइए। ये धीरे धीरे करो। एटॉमिक नंबर 48 के लिए ग्रुप पीरियड ब्लॉक। किसका किसका पीरियड 5 आ रहा है? बस इतने लोग। गर्ल्स क्या कर रहे हो? किसका किसका ग्रुप नंबर 12 आ रहा है? जब पीरियड 5 नहीं आ रहा है तो ग्रुप 12 तो आ ही नहीं रहा होगा आप लोगों का। पीरियड कैसे निकालते थे? 2, 10, 18। अपने भाई साहब कहाँ विराजेंगे? यहाँ पे कहीं। 36 और 54 के बीच में। कितने पीरियड भर चुके हैं? 4। तो अपना बंदा कहाँ आएगा? 5वें में। तो पीरियड नंबर 5। सबको पीरियड नंबर निकालना आ गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? 48 में से जो कंप्लीट हुआ है वो घटा दो। याद है? 80 बोलता तो पीरियड नंबर 6। फिर 80 को किससे घटाते? 54। कितना आया? 26। क्या 26 आंसर हो सकता है? तो फर्दर याद है सब कुछ? फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो ब्लॉक, ग्रुप, ये सब बताना आ गया। ये भी तो टॉपिक पढ़ा था ना, कॉन्फ़िगरेशन दिया हो। तो बस दैट्स इट, हो गया मेरे साइड से रिवाइज। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है?
पेनिल्टिमेट शेल किसको बोलते हैं? सेकेंड लास्ट को। एंटी पेनिल्टिमेट किसको बोलते हैं? एंटी पेनिल्टिमेट थर्ड लास्ट को। nth शेल इज, बोलो ना यार, बैलेंस शेल। n-1 शेल इज पेनिल्टिमेट शेल, n-2 शेल इज एंटी पेनिल्टिमेट शेल। इनको याद रखिएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए हेडिंग डालिए, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग सड़ा हुआ टॉपिक है, फ्री के आपको 4 नंबर दे के जाएगा। टेस्ट वगैरह जब भी होगा तो पक्का ही आएगा। IUPAC नेमिंग तो है क्या? अब जैसे अलग अलग एलिमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग जगहों पे डिस्कवर होते गए, ठीक है, तो दिक्कत क्या है अब उसमें? अब हमारे यहाँ पे नाम गौरव सौरभ ऐसे रखा जा रहा है, बाहर कुछ और नाम रखा जा रहा है। तो अब अगर कोई एलिमेंट हमने इंडिया में डिस्कवर किया, हमने कुछ नाम रखा, अब सबको अलग से बताना हो रहा है ना कि ये नाम इस एलिमेंट का है। तो जब अभी क्या है कि एटॉमिक नंबर 100 से अबव के लिए IUPAC एक, जैसे हर चीज का एक वो रहता है ना, जैसे पैन कार्ड कोई डिपार्टमेंट बना रहा है, इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट है, वैसे ही केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है। फुल फॉर्म पता है किसी को? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इन शॉर्ट ये केमिस्ट्री की चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग एलिमेंट के नाम, अब कहीं कोई कुछ रख रहा है, कहीं कोई कुछ लग रहा है, तो सबको बताना पड़ेगा ना कि एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इसका ये नाम है। तो उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा हटाते हैं और एक साइंटिफिक तरीका बना देते हैं कि अब इसी तरीके से नाम रखाएगा। वो तरीका सबको पता है, बस पता चल गया कि एटॉमिक नंबर 110 डिस्कवर हो गया है, तब उसका नाम सब अपने आप से जान जाएगा कि इसका ये नाम होगा। तो नेमिंग करने के लिए IUPAC ने क्या बनाया है? एक रूल। उस रूल को बस ध्यान से पढ़ लेना है। IUPAC तो सुने होंगे ना शायद आप लोग, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, वहां तो दूसरी चीजें, यहाँ पे टाइम पास टॉपिक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, वैलिड फॉर, हमेशा याद रखना पीरियोडिक टेबल में IUPAC नेम केवल किसके लिए वैलिड है? एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा के लिए, 100 के लिए भी नहीं है। किसके लिए वैलिड है? ग्रेटर देन 100 के लिए। वैलिड फॉर Z ग्रेटर देन 100। Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। तो अंग्रेजी में लिखो या समझ रहे हो आप? सबसे पहली बात, IUPAC नेमिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? एटॉमिक नंबर 100 से अधिक के लिए। मैं पूछूं कि 100 का नेम बताओ तो आप बोलोगे इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक। फिर ये कहता क्या है? ये कहता है कि अब आप लिखते जाइए, 0 के लिए नील आप लिख लो पहले। ये सब फालतू चीजें हैं तो ज्यादा लोड मत लेना, वॉइस बातें नहीं यार। बातें नहीं, क्या हुआ? पेंट होगा, हाँ। पेंट हैग्स हैप्ट ऑक्ट। इसके लिए N यूज करते हैं, मैं IUPAC ऑर्गेनिक वाला लिख दे रहा हूँ। और लास्ट में क्या जोड़ने को बोल रहा है? EM ऐड कर दीजिएगा, EM। लास्ट में क्या जोड़ देना है? IUM, ठीक है। तो क्या मीनिंग है, करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मिला, एटॉमिक नंबर 100 का नाम बताओ,
क्या लिखेंगे नाम? इसके लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो याद रखिएगा हमेशा। किसका बताना है? 101 का। तो 1 के लिए क्या यूज होगा? अन। 1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? अन। 0 के लिए क्या यूज कर रहे हैं? नील। फिर 1 के लिए अन, और लास्ट में क्या जोड़ना है? ईएम। तो क्या नाम हो जाएगा? अनिल अनियम। अनियन मत बोल देना। अन नील अन ईएम, तो अनिल अनियम इसका नेम हो जाएगा। आ रही बात समझ में कुछ? टाइम पास टॉपिक है, तभी आपको बोल रहा था ना फ्री के नंबर होंगे ये। इसका नोटेशन क्या बन जाएगा? यू एन यू। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसको के से प्रदर्शित करते हैं और उसका नाम है पी करके। सोडियम पोटेशियम जो भी है, तो वैसे ही इनके नोटेशन और ये इनके नेम हो गए। तो बस अब खत्म करो फटाफट। 105 के लिए बताओ, अपने आप से लिख लो आप। अन नील पेंटियम। ठीक, नोटेशन क्या बोल देते? यू एन पी। अरे बात समझ में? 110 के लिए अन अन नील ईएम, क्या हो जाएगा? यू यू एन। ठीक है, दैट्स इट। और नहीं बता रहा, क्लियर है ना? तो ये हो गया IUPAC नेमिंग फॉर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब ये रूल्स हमें पता है। अब मैं तुमसे बोलूं, जैसे मैं तुम्हें बोलूं एटॉमिक नंबर 92, बताओ कौन सा एलिमेंट है? तुम्हें पता है? नहीं पता अभी। अब मैं तुम्हें बोलूं एटॉमिक नंबर 110, हाँ जी हमें पता है, रुको बता रहे हैं अभी, तुरंत आप नाम बता दोगे ना? तो इसलिए ये कन्वीनियंट हो जाता है, अब सबको उस एलिमेंट का नाम पता रहेगा। फाइन। अदरवाइज हमें याद करना पड़ रहा है ना। एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का हमने याद किया हुआ है, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम का हमने याद किया हुआ है। यहां पर बस रूल पता है तो हम किसी का भी बता देंगे। समझ गए मेरी बात? चलो, तो ये हो गया इसके बारे में। अब आपका पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। एक दो छोटी छोटी बातें जो रह गई उनको कर लेते हैं। आपको मैं एकदम स्टार्टिंग में बोला था क्या? ग्रुप नंबर याद है आपको कहां से कहां तक है? 1 से 18। इसमें रोमन डिजिट भी आता है, ए और बी भी करके आता है ना। तो ध्यान से समझो, अब ए किसके लिए है और बी किसके लिए है। और एनसीईआरटी में इसमें गलत प्रिंट है, सालों से गलत चल रहा है, सही नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनते जाइए। अब ग्रुप नंबर के लिए कहां से कहां तक है? 1 to 18 इन रोमन डिजिट। रोमन डिजिट में ध्यान से सुनिए। सब ग्रुप GROUP। सब ग्रुप ए यूज होता है फॉर SNP ब्लॉक। एनसीईआरटी में गलत प्रिंटेड है। सब ग्रुप बी यूज करेंगे अपन फॉर डी ब्लॉक। अब सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको याद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देयर वाज टोटल 8 ग्रुप, 1 to 7 was सब ग्रुप A B and C, सॉरी सब ग्रुप A and B, और 8th ग्रुप was ABC। ठीक, तो सब ग्रुप A और B हैं। A किसके लिए यूज करते हैं? SNP के लिए। और B किसके लिए यूज होता है? D के लिए। आइए समझाता हूं क्या है। हो गया यहां तक? कुछ नहीं, ये सब टाइम पास टॉपिक है, ध्यान से सुन रहे होगे, आपके दिमाग में सेट होता जा रहा होगा। यहाँ आपको एफर्ट नहीं डालना कुछ समझने के लिए। ये तो सब फैक्चुअल बातें हैं, आपने सुना, याद हो गया, याद रखो फिर। SP ब्लॉक के लिए सब ग्रुप A, D ब्लॉक के लिए सब ग्रुप D यूज होता है।
देखो क्या है ना, पहले ध्यान से देखना, बाद में उतारते रहना, फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी खोल के पीरियोडिक टेबल भी दिखाता हूँ। अब जैसे हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं, ये 1 ग्रुप हो गया, 2, 3, 4, नीचे लिख लेता हूँ, या चलो 10, 11 इधर ही लिखता हूँ, 12, 13, 14, यही है ना टोटल ग्रुप्स बच्चों, बोलो। ये आपका 13 से 18 क्या है, ब्लॉक, क्या लिख रहा हूँ यार, ये क्या है, बी ब्लॉक, ठीक। दिस योर थर्ड से 12 इज ब्लॉक, एंड दिस 1 and 2 इज राइट। तो ये मैंने ग्रुप नंबरिंग किस में लिखा है, न्यूमेरिक डिजिट वाला, 1 से 18 वाला। अब मुझे किस में लिखना है, रोमन डिजिट में, एकदम ध्यान से देखिएगा। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, it will be A. S and P is A. First A, second A, 1A and 2A. फिर थर्ड पीरियड इज, थर्ड ग्रुप इज व्हाट, डी ब्लॉक। तो सेकंड के बाद थर्ड ही आएगा, सेकंड के बाद थर्ड ही आएगा, बट क्या आएगा, बी। यस, वेरी गुड। फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। एनी प्रॉब्लम यहां तक? 7 के बाद आएगा क्या, 8। ध्यान से सुनना, 8 विल बी, पहले वाला कहानी याद करिए मेंडलीव भाई साहब की पीरियोडिक टेबल को। टोटल 8 ग्रुप था, 1 से 7 ए बी में था, और ग्रुप नंबर 8 वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ए बी सी। तो ये वही ए बी सी है। आ रही है बात समझ में? मैं अभी आपको आज सारी चीजें दिखाता हूं, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है वो भी समझाता हूं, ठीक है। तो फिर से शुरू कर रहा हूं, 1A, 2A, फिर 3 आएगा, बट अब शुरू क्या हो गया, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तो बी आता है, 3B, 4, 5, 6, 7 तक बी चल रहा है। फिर 8 में क्या आ गया, ABC। अब रोमन डिजिट में 8 के बाद वापस से 1 आएगा, 8 के बाद 9, 10 तक नहीं जाएगा, वापस से क्या आएगा, 1। तो 8 के बाद क्या आएगा बच्चा, 1। 1 में कौन आएगा, बी। फिर क्या आएगा, 2 में वापस से कौन आएगा, बी। और 2 के बाद क्या आएगा, 3। और अब कौन शुरू हो गया, 3 के लिए 4A, 5A, 6A, 7A। और इनर्ट गैस के लिए कोई एबीसी नहीं चलता है, 7A के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8th तो यहाँ पे आ ही चुका है ना एबीसी में। तो इनर्ट गैसेस के लिए कोई सब ग्रुप वाला नेमिंग, बोलो ना यार कुछ। तो बताइए आपको क्या समझ में है, कैसे है रोमन डिजिट नंबरिंग, कैसे है। न्यूमेरिक डिजिट में 1 से 18 तो पता ही है, उसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ठीक। 1 and 2 वॉज एस ब्लॉक, 3 से 12, 13 से 18। एस और पी में सब ग्रुप क्या आएगा, ए, और डी में क्या आएगा, डी। तो अब देखो कैसे शुरू कर रहे हैं, मैं लगा के ही बात करता हूँ, आप बोर्ड पे देखिएगा कैसे शुरू कर रहे हैं। 1A, 2A, फिर थर्ड डी ब्लॉक है तो थर्ड बी, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8 में ए बी सी आ गया। फिर वापस से 1 आएगा, 1B, 2B, डी ब्लॉक खत्म हो गया। फिर 3A, टी ब्लॉक शुरू हो रहा है, दैट्स वाई ए आ गया। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और जीरो गैस के लिए कुछ नहीं यूज होता है। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में गलत मेंशन है, अभी दिखा दे रहा हूं मैं आपको, बहुत पहले का मिसप्रिंट है, सही नहीं हुआ आज तक। एनसीईआरटी में इसको ए बोला, मैं दिखा रहा हूं आपको, बट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से याद रखिएगा। एनसीईआरटी का वो मिसप्रिंट है, अभी तक सही नहीं हुआ है, तो एनसीईआरटी देख के पगलाने मत लगना। उतारो जल्दी से, अपने आप से करो, 1 से 18 लिख दो और अपने आप से सब ग्रुप लिखो, तुरंत आपको पता चल जाएगा कितना समझ में आया है। कृपया बातों में ना लगे रहें। खुद से लिखो, कॉपी मत करते रहा करो। अभी समझ ही रहे हो, 2-2 बार मैं समझाया।
ये सब इम्पोर्टेंट एज सच कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? लैंथेन और एक्टेनॉइड। आपको पता है किसमें? थर्ड ग्रुप। अब रोमन डिजिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो थर्ड ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? 3B में। तो याद रखना, थर्ड ग्रुप में या फिर 3B में कौन पाए जाते हैं? लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। तो आप उस वाले डेटा को थोड़ा सा अपडेट कर लोगे। अभी तक आपको 3 याद था, अब क्या याद रखना है? 3B याद रखना है। कुछ याद ही नहीं रखना। थर्ड ग्रुप इज डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के लिए थर्ड क्या आएगा? ए या बी? बी आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ याद थोड़ी नहीं करना है आपको। यानी दिक्कत यहां तक? पक्का? लिए हो गया? क्या हो जाता है इसको? क्या था? ऐसे ही ना खुलता है ये? मक्खी है क्या कहीं वो? अरे यार, एनसीईआरटी लगाना है। वेट करो थोड़ा। क्या है? कुछ काम ही नहीं कर रहा। चलो पढ़ते हैं हम लोग। छोड़ो ना उसको। हेडिंग डालो, तब तक में भी सही भी हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं भी, ठीक है? एनसीईआरटी में गलत मेंशन है, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। एनसीईआरटी में उन्होंने डी को ए लिख रखा है, ए नहीं होगा, बी होगा। वो मिसप्रिंट है, बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, हेडिंग डालो। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन एलिमेंट्स। आपको ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिलता है, तो आपसे आपको चार ऑप्शन में चार एलिमेंट के नाम लिखे होंगे, कह देगा बताओ विच वन इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एकदम सरल सा है, बस आपको ध्यान से सुन लेना, हमेशा याद हो जाएगा। देखो ये पूरा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। लेफ्ट मोस्ट पे कौन है? एस ब्लॉक। राइट मोस्ट पे कौन है? पी ब्लॉक। वॉट एवर द प्रॉपर्टीज जो भी तुम पढ़ोगे, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, साइज का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत सारे ऑर्डर पढ़ेंगे। तो या तो इसका मिनिमम होगा या तो इसका मैक्सिमम, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे उस इसी दोनों के रेंज में ही रहेगा ना, इनके बीच में ही आएगा। तो बोला क्या जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों? बिकॉज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? डिफाइन। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इन्हीं दोनों के बीच में आएंगी ना सारी। तो जब भी आपसे पूछे, क्वेश्चन लिखा होगा कि विच इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो तुम्हें क्या सर्च करना है? आउट ऑफ दोज गिवन ऑप्शन आपको एस या पी ब्लॉक एलिमेंट जो भी दिखाई देगा वो टिक कर दोगे आप। ठीक है? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर हमें तो याद ही नहीं है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन है और पी ब्लॉक है। तो याद करा दूंगा, उसका लोड मत लो, पहले ध्यान से सुनो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक को या फिर पी ब्लॉक को। क्यों? बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एक लाइन का आंसर है इसका, इतना लंबा हेडिंग हमने डाला, आंसर एक लाइन का है क्या? देखो, एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक,
बस पॉइंट में लिखते रहो, तो कॉल्ड वॉल्ड नहीं लिखवाना होगा. एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, सेकेंड पॉइंट, as they represent all the properties of periodic table, as they represent all the properties of periodic table, as they represent all the properties of periodic table. Next point, हेडिंग डालिए नेक्स्ट. हो गया इसका पॉइंट सारा. दो ही पॉइंट याद रखना है. व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट, सॉरी, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस और पी. आपको चार ऑप्शन दे देगा. मैंने बोला जिंक, कॉपर, आयरन और कैल्शियम. कौन सा आंसर है? कैल्शियम. जिंक, कॉपर, आयरन किसके एलिमेंट है? डी ब्लॉक के. कैल्शियम इज एस ब्लॉक का. मान लो मैंने बोला जिंक, कॉपर, आयरन और आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन, तो आंसर कौन होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज पी ब्लॉक एलिमेंट. क्वेश्चन समझ के क्या होगा? पक्का. हेडिंग डालो टिपिकल एलिमेंट्स. टिपिकल एलिमेंट्स. यार मुझे बोर्ड चाहिए, बोर्ड पे ही आपको ये चीजें समझानी है. टिपिकल एलिमेंट्स. देखो टिपिकल एलिमेंट में एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड. हेलो, ऑफ, हेलो, as they represent all the properties of their respective group, as they represent properties of their respective group. वो तो क्या, चलो चलिए लिखिए. तो क्या बताया आपको? टिपिकल एलिमेंट्स क्या बताया अभी मैंने? अब ये इस पे दिखाता हूँ, सब बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको. हो गया, थैंक यू. एक मिनट, मुझे पीरियोडिक टेबल लगा लेने दो, तब आपको दिखाई देगा. और अगर आपके पास है पीरियोडिक टेबल तो ओपन कर लीजिए. अगर आपके पास, अब आप लोग सब लोग बोर्ड पे देखते रहिए. भी आइए, देखो ये इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है. आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये घूम जाएगा क्या? हाँ हो तो है. वाह, तो सीख गया हूँ धीरे धीरे. देखो क्या है, लिखूंगा कैसे पता नहीं. देखिए इधर लिखा हुआ है 1A 2A, फिर क्या लिखा हुआ है? 3A. दिस इज नॉट ट्रू. 1A 2A के बाद 3B है. फिर सारा आपने पढ़ा हुआ है. फिर इन्होंने यहाँ पे थर्ड बी लिख दिया. इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सीधा ए और सीधा बी. ये गलत होता है. एस और पी के लिए क्या होता है? ए, और डी के लिए क्या होता है? बी. ठीक है, खत्म कर रहा हूं मैं. उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट मैं याद करा दूंगा अभी आपको. और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? रिप्रेजेंटेटिव और मेन एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट. डन है यहां तक? अगला टिपिकल एलिमेंट का क्या डेफिनेशन लिखवाया? आइए ध्यान से सुनिए. अब जैसे ये थर्ड पीरियड है ना, ये थर्ड पीरियड है. थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? सोडियम. अभी आप लोग को धीरे धीरे आगे बताऊंगा. जैसे लिथियम है ना, तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनसे मैच करती हैं, और लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करती हैं. अभी मैं, रुको, एक डेफिनेशन और लिख लो आप. पहले आप यहाँ पे नीचे लिखो एग्जाम्पल. टिपिकल एलिमेंट का एग्जाम्पल लिखो. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, एटसेट्रा.
आप लिख लीजिए, मैं सब एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायगोनल रिलेशनशिप। ये छोटी छोटी कुछ बातें याद रखनी है आपको। डायगोनल रिलेशनशिप। लिखिए, फर्स्ट फोर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड first four element of second period find shows नहीं find नहीं shows similarities in properties. First four element of second period shows similarities in property with third period element placed diagonally. शुरू से बोल रहा हूं, फर्स्ट फोर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड shows similarities in properties with third period element placed diagonally. इसी को क्या बोल रहे हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? ये है सर सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। ठीक, सेकेंड पीरियड के फर्स्ट फोर एलिमेंट, तो सेकेंड पीरियड में फर्स्ट फोर एलिमेंट आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट लिथियम के नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे है सिलिकॉन, इधर नाइट्रोजन है, उधर क्या है? फॉस्फोरस। तो ध्यान से सुनो क्या बोला गया है आपको। आपसे बोला जा रहा है कि लिथियम जो है उसकी नॉर्मली बना देता हूं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि लिथियम जो है वो किसके सिमिलर पाया जा रहा है? लिथियम शोज सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज विथ थर्ड पीरियड एलिमेंट विच इज प्लेस्ड डायगोनली। तो लिथियम की अब एक बात हमें और पता है कि जो एलिमेंट ग्रुप में होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन क्या बताया था कि अगर मैंने लिथियम की स्टडी कर ली तो मैंने सारे एलिमेंट की स्टडी कर ली, यही ना बोल रहा था आपसे। जो प्रॉपर्टीज लिथियम दिखाएगा भी प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट दिखाएंगे। ये बोलो ना यार। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। ग्रुप में जो एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। तो अब जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट से मैच करनी चाहिए थी, तो बट लिथियम में एक अलग से बिहेवियर दिखता है जिसको क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस? ये कहते हैं कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो अपने ग्रुप के एलिमेंट से सिमिलर है, एज वेल एज लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर पाई जाती हैं? मैग्नीशियम के। इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैं सोडियम के बारे में बोलूं तो सोडियम की 100% प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं? पोटेशियम से। ठीक है, इवन आपको एक बात मैं अगर याद दिलाऊंगा तो आप तुरंत उसको कनेक्ट भी कर पाओगे। बताना Na2CO3 के बारे में क्या पढ़ाया था मैं हीट करने पर, और Li2CO3 के बारे में क्या बताया था? हीट करने पर ये टूट जाता है। सेम एज कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी टूटता है, लिथियम कार्बोनेट भी टूट रहा है। तो लिथियम किसके जैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है? जबकि रेस्ट ऑफ कार्बोनेट कैसे थे? अनस्टेबल। सोडियम का ले लो, पोटेशियम, सीजियम, किसी का भी कार्बोनेट ले लो, वो टूटेगा नहीं। तो बाकी भाई लोगों की प्रॉपर्टी एक जैसी, बट लिथियम की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, सारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज। इसी को क्या बोल रहे हैं? तो मुझे बताओ बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच खाएगी? बोरॉन की प्रॉपर्टीज किससे मैच खाएगी? और कार्बन की? इसी को बोलते हैं कौन सा? डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फाउंड टू बी सिमिलर विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट प्लेस्ड डायगोनली। खत्म हो गया। व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट? किसको बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट। तो सेकंड कौन बोल रहा था अभी?
टिपिकल एलिमेंट कौन है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट. व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? एस एंड पी ब्लॉक. एक एक लाइन के डेफिनेशन है, याद रखना है. इसको उतार लो, फिर दिखा रहा हूं. अब बस ऐसे एक के नीचे उतारना और उसके बाद लिथियम को मैग्नीशियम से मैच करा दो, ऐसे डायगोनल दिखा दो, हो गया. यही है डायगोनल रिलेशनशिप. कुछ पूछना हो तो बोल दीजिएगा. कुछ पल्ले पड़ रहे हैं यहां तक? वन लाइनर डेफिनेशंस हैं जो आपको जानने. क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आएगा. आपको स्ट्रेट क्वेश्चन लिख देगा कि लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विल बी सिमिलर टू. चार एलिमेंट नीचे लिखे होंगे. तो अब लिथियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है? मैग्नीशियम से. और बेरिलियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? एल्यूमिनियम से. तो आपको ये याद रखने हैं. ठीक. विच इज द टिपिकल एलिमेंट. तो टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं? थर्ड पीरियड. चलो अब मैं पीरियोडिक टेबल से दिखाता हूं. तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है भाई लोग? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. यही मैंने आपको अभी लिखवाया भी है टिपिकल एलिमेंट. ठीक है. फिर उसमें मैंने एक लाइन डेफिनेशन भी लिखवाया था, क्योंकि ये अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. अब जो भी प्रॉपर्टी सोडियम की होगी वो प्रॉपर्टी सबकी होगी. बट मैं लिथियम के बारे में ऐसा दाव नहीं खेल सकता था, क्योंकि लिथियम कुछ कुछ चीजों में धोखा दे रहा है ना. लिथियम किसके साथ मैच कर जा रहा है? तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सेकंड पीरियड का जो सेकंड पीरियड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सबकी होंगी, क्योंकि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती. बट थर्ड पीरियड एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उसके ग्रुप में सारे लोगों की प्रॉपर्टीज होंगी. तो व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट किनको बोलते हैं जरा बताओ? थर्ड पीरियड. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के, एक तरह से ऐसे समझो कि वो अपने ग्रुप का लीडर है. जैसे ओलंपिक वगैरह होता है, इंडिया की टीम जा रही तो कोई एक सबसे आगे फ्लैग बेरर रहता है ना, उसके पीछे पूरा टीम चलता है. कैप्टन है तो कैप्टन के पीछे सब चल रहे हैं. वैसे यहां पर टिपिकल एलिमेंट कौन है? टिपिकल एलिमेंट जैसे सोडियम है तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का कैप्टन है. सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज किसकी है? बाकी सब लोगों की. क्लियर? डायगोनल रिलेशन तुम समझ ही गए. और इसको क्या बोलते हैं? चलो ये हो गया. नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. मुझे बताइए इसमें मेटेलॉइड्स कौन है? ये बात समझ में आ गया? ये ए नहीं होगा, बी होगा. क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनो. नीचे लिखो अब नोट डाल के एक बात. अरे तुरंत याद कर लीजिएगा. नोट डाल के लिखिए. नोटेशंस लिखो. एसआई सिलिकॉन. अगर नाम में प्रॉब्लम है तो आप नाम भी लिख दीजिएगा. ठीक है. सिलिकॉन. अगला जीई जर्मेनियम. आपको अगर नेम्स नहीं पता है तो आप नाम अंग्रेजी में भी लिख देना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसे. अगला आर्सेनिक, एएस. नेक्स्ट इज लिखो सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम, जीई, आर्सेनिक, एएस. नेक्स्ट इज एंटीमनी, एसबी. एंटीमनी, एसबी. बोर्ड पे भी देखते रहो. नेक्स्ट इज टेलुरियम, टीई. टेलुरियम, टीई. नेक्स्ट इज पोलोनियम, पीओ. आखिरी वाला कोई नहीं पूछता आपसे, उसको जानने की भी जरूरत नहीं है. पीओ. पोलोनियम इज पीओ. आर मेटेलॉइड्स. आर मेटेलॉइड्स. तुरंत इसको याद कीजिए. अब सिलिकॉन, ए, इसको लिख के पहले आप 30 सेकेंड पॉज लीजिए, याद कीजिए. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी. याद करो इसको फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. याद कीजिए तब आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन स्ट्रेट लिखा होगा. एसबी इज एंटीमनी. किसका? टीई टेलुरियम.
PO इज पोलोनियम। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलॉइड। नोटेशन लिखा होगा तो मैं टिक कर देना है, तो याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात है। तो आपको मेटेलॉइड्स याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये मेटेलॉइड के इधर वाले एलिमेंट नॉन मेटल है और मेटेलॉइड के इधर के सारे एलिमेंट होते हैं मेटल। क्लियर है यहां तक सारी बात? पक्का? चलो आगे देखो, मैं आपको ए और बी वाला लॉजिक भी बोला था ना बताने के लिए, अरे तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही घुमा दिया है। देखो ध्यान से एक चीज और समझिएगा। देखिए ये आपका जैसे फर्स्ट ग्रुप था, तो फर्स्ट ग्रुप में ये आपका जो सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम है, ये फर्स्ट ए के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत फर्स्ट ए के। और यहां पर सिल्वर, कापर, गोल्ड ये आता था फर्स्ट बी के अंतर्गत। ठीक, तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ए था और फर्स्ट बी था। मैं पहले की बात कर रहा हूं, मेनली पीरियोडिक टेबल की। तो पहले के पीरियोडिक टेबल में दिक्कत क्या था, जैसे सोडियम पोटेशियम रूबिडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव है, फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम रूबिडियम ये सब कैसे एलिमेंट है? हाईली रिएक्टिव। एंड व्हाट अबाउट कॉपर सिल्वर गोल्ड? ये लीस्ट रिएक्टिव है। हम लोग ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं ना, तो ऑर्नामेंट्स अगर ये रिएक्टिव होते तो 2-4 महीने बाद फिंगर से, गले से, कान से गायब हो जाया करता था, है ना, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सब कैसे एलिमेंट है? लीस्ट रिएक्टिव। तो पहले की पीरियोडिक टेबल में क्या दिक्कत है कि सेम ग्रुप में हाईली रिएक्टिव में और लीस्ट रिएक्टिव में, तो स्टडी करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए बाद में क्या किया गया, ये जो ए और बी वाले कॉन्सेप्ट था ना, इनको भी क्या कर दिया गया, सेपरेट। बोलो ना यार कुछ। अब देखो 18th में क्या था, ये ए, ये बी और ये सी। आज भी 18 ए बी सी है। आप पीछे जाके देखोगे तो आयरन वाला, देखो आयरन वाला जो था ना वो 8th ए में आता है, कोबाल्ट 8th बी में आता है और निकल 8th सी में आता है। ठीक है, और फिर ध्यान से सोचो, ये जो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट बी है ना, उसके बाद कॉपर वाला ही ग्रुप तो आता है। तो कॉपर वाला क्या होगा, फर्स्ट बी। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, ए। तो गलत है ना, डी ब्लॉक में कौन से आते हैं? हमेशा बी आते हैं। बोलिए, यहां पर जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक वाले हैं वो सब किस में आ रहे हैं? बी में। देखो ये तुम लोग सुन रहे हो, ये यहाँ पे आपका कहाँ गया आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीज हुआ। उस टाइम पे और एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, तो मैग्नीज भी किस में जाएगा? बी में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब किसके हैं? ए के। तो इन शॉर्ट डी ब्लॉक हमेशा कौन सा होता है? बी होता है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई खत्म, इसका और कोई नीड नहीं है। और ये एक एक लाइन के जो डेफिनेशन लिखे सब समझ में आया? इसको टिपिकल बोलते हैं। एक और लास्ट डेफिनेशन लिख लो, ये नहीं पूछता आपसे। ब्रिज एलिमेंट, हेडिंग डालिएगा ब्रिज एलिमेंट। सब वन लाइनर डेफिनेशंस हैं, आपसे अगर कभी पूछेगा तो टिक करना होगा। ब्रिज एलिमेंट, 4 डेफिनेशन आपने लिखे, कौन कौन से? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप और आखिरी ब्रिज। आपको इनमें क्वेश्चन क्या पूछेगा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सिंपल लिख देगा कि कौन सा टिपिकल एलिमेंट है, तो क्या टिक करोगे? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में कौन कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, मेन एलिमेंट का मतलब एस और पी, कल याद करा दूंगा आपको एस पी भी। फिर तीसरा क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप, शुरू के जो 4 एलिमेंट है कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, और आखिरी है डेफिनेशन ब्रिज एलिमेंट। नाम से क्या पता चल रहा है? ब्रिज का काम क्या होता है? जैसे ये रिवर है, ये ए एंड है और ये बी एंड, इनको जोड़ देना ना। तो देखो क्या है ब्रिज एलिमेंट का कहानी। इसमें पीरियोडिक टेबल
ब्रिज एलिमेंट बेसिकली क्या काम करता है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी को जोड़ता है। इसमें नहीं दिखा रखा है वो वाला टेबल, आपके मॉड्यूल में वो वाला टेबल दिया है। चलो लिखो, मैं आपको समझा दूंगा। ब्रिज एलिमेंट में लिखिएगा इसका भी आंसर थर्ड पीरियड एलिमेंट ही है। लिखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट आर ब्रिज एलिमेंट for subgroup A and B, for subgroup A and B, for subgroup A and B। देखिएगा क्या है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, ठीक है। और फिर लिथियम और सोडियम के बाद यहां पर ये फर्दर किस में क्लासिफाइड हो जाता है? डी ब्लॉक का शुरुआत कौन से पीरियड से होता है? फोर्थ पीरियड से। लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, बॉयज बातें नहीं। सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सोडियम तक कोई डी ब्लॉक नहीं आता है। सोडियम के बाद क्या आता है? जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो थर्ड पीरियड तक कोई ए और बी नहीं है। ए और बी कहां से शुरू होंगे? जब डी ब्लॉक आएगा। तो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है, अब ए आएगा और क्या आएगा? बी। तो फर्स्ट ए यहां पर हो जाएगा और यहां कौन हो जाएगा? फर्स्ट बी। तो बेटा फर्स्ट ए में कौन कौन आते हैं? सोडियम के बाद पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है। और फर्स्ट बी में कौन आता है पता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अभी यही तो पढ़ा रहा था मैं आपको। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लो एक बार। ये तुम्हारा फर्स्ट ए में क्या आ रहा है? सोडियम के बाद पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, दैट इज फर्स्ट ए। और यहां से फर्स्ट बी में कौन आएगा? अच्छा यहां पर एनसीईआरटी में सही दिया, अभी कौन सा देख रहे थे हम लोग? अच्छा इधर गलत दिया है, हाँ इधर गलत है। यहां पर फर्स्ट बी में देखो क्या है? फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। और इसके पहले वाला एक पीरियोडिक टेबल जो इधर दिखा रहा था, देखिए ये फर्स्ट पीरियड में यहां पर सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम और क्या आ गया? कॉपर। तो सोडियम के बाद ये तुम्हारा पोटेशियम फर्स्ट ए है और कॉपर फर्स्ट बी। फिर यहां पर रूबिडियम फर्स्ट ए है और सिल्वर फर्स्ट बी। तो अब सोडियम यहां पे ना, ये जो सोडियम एलिमेंट है ये किसकी तरह काम कर रहा है? दिस इज एक्टिंग एज ब्रिज। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे पोटेशियम पे हूं, ठीक, और मैं कहाँ जाना चाह रहा हूं? कॉपर पे। तो हम पोटेशियम से वाया सोडियम पहुंच रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम को ब्रिज एलिमेंट। देसी भाषा में बात करें, आपसे बस ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिज एलिमेंट। तो ब्रिज एलिमेंट के लिए तो केवल एक लाइन का डेफिनेशन है ना, क्या? थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेम एज टिपिकल एलिमेंट। अब मैं ये पूछने लग गया कि क्यों बोलते हैं, ये बताओ। तो क्यों बोलते हैं मैं क्या बताओगे आप? ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के बीच में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मैंने बोला टिपिकल एलिमेंट क्यों बोलते हैं? तो टिपिकल एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉट एवर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम, वही सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? उस ग्रुप में सारे एलिमेंट का। और इन दोनों टॉपिक का आंसर दोनों के लिए क्या है? सेम, व्हाट इज थर्ड पीरियड। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना मॉड्यूल में, तब आपको समझ में आएगा और ज्यादा। जैसे आपको मॉड्यूल में क्या लिख देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एलिमेंट, अब तुम्हें टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिज एलिमेंट, अब तुम्हें टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिक करना होगा। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक पढ़ के आइए। आपका पीरियोडिक टेबल वाला सेगमेंट 100% कंप्लीट हो गया है। कल से शुरू होगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मीनिंग होगा कि मैं टॉप टू बॉटम चल रहा हूं तो साइज बढ़ेगा या घटेगा, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं तो साइज बढ़ेगा या घटेगा। अब कल से ये टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो यहां तक ध्यान से पढ़ो, कहीं कुछ दिक्कत आएगा तो कल बताना। टेक केयर, बाय। प्लीज पढ़िए थोड़ा, बैठ जाओ प्लीज, यहां तक अच्छे से पढ़िए थोड़ा, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल वाला सेगमेंट आप
रिवाइज करके और डीपीपी वगैरह बना के आना। टेक केयर, बाय। हाँ लिखो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ लिख लिए हो।